नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून हरिद्वार हाईवे पर लाल तप्पड़ में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया है। उन्होंने वहां अधिकारियों और कर्मचारियों से फ्लाईओवर के काम की जानकारी ली। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 31 जनवरी तक हाईवे पर फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। दरअसल लाल तप्पड़ में बन रहे इस फ्लाईओवर से देहरादून हरिद्वार की दूरी और कम होने वाली है। वहीं ये इलाका एलिफेंट कॉरिडोर का भी है। यहां लगातार वाहनों की आवाजाही से वन्य जीवों ही नहीं बल्कि इंसानों की भी जान को खतरा रहता है। फ्लाईओवर के बनने से लोगों को सहूलियत मिल जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया और कुंभ कार्यों से संबंधित अधिकारियों से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात भी की है। सीएम रावत ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान सीएम रावत ने कहा कि सरकार कुंभ के भव्य आयोजन को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। कुंभ को सारे स्थल उस पर जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं उस पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुंभ के विधिवत शुरुआत बहुत बेहतर तरीके से होगी। साफ कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा। कोविड के कारण जो बाधाएं आई उसके बावजूद सारे काम ये समय पर हो रहे हैं। यानी कि जब श्रद्धालु देश विदेश से हरिद्वार में आएंगे तो उनको यहाँ पर स्वच्छता दिखाई देगी। यहाँ पर जो सड़कें हैं, जो पुल हैं, जो अन्य सुविधाएं हैं, स्नान घाट हैं, सब सुव्यवस्थित उनको मिलेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कुंभ केवल बाह्य रूप से जो साफ स्वच्छ है यही नहीं, हम इसको बहुत बेहतर तरीके से इस कुंभ को निकालेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अपने हरिद्वार दौरे पर रहे। देहरादून से हरिद्वार तक हाईवे का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सुबह तड़के हरिद्वार पहुंचे, जिसके बाद सीएम रावत ने अवधूत मंडल आश्रम में आयोजित रामप्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय के लोकार्पण और शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत की। हवन पूजन के बाद चिकित्सालय का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान अवधूत मंडल आश्रम के अध्यक्ष स्वामी रूपेंद्र प्रकाश, मंत्री मदन कौशिक, विधायक आदेश चौहान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने धर्मार्थ चिकित्सालय को एक सराहनीय कदम बताते हुए इस चिकित्सालय को गरीब और साधु संतों के लिए हितकारी बताया। स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये 9वां अस्पताल उत्तराखंड में शुरू हो रहा है। 4 धाम हैं, उसके अलावा धर्मावाला देहरादून में है, पीपलकोटी चमोली में है, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग जिले में है, मनेरी और बड़कोट। इस तरह से कुल मिलाकर 9वां ये आज यहाँ पर ये सेवार्थ चिकित्सालय शुरू हुआ है। मैं ट्रस्ट को बहुत बधाई देता हूँ कि एक बहुत बढ़िया बेहतरीन अस्पताल यहाँ पर, जिसमें आईसीयू भी है और ओपीडी भी है और क्या कहते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर भी है, डेंटल, आई, हार्ट, तमाम तरह की केयर यहाँ पर होंगी। तो जो गरीब लोग हैं, क्योंकि जो साधु समाज हैं, उनकी निःशुल्क यहाँ पर सेवा होगी। निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय कदम यहाँ पर एक विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा अवधूत मंडल में स्वामी राम प्रकाश जी के नाम पर एक धर्मार्थ चिकित्सालय का शुभारंभ आज किया गया है। इसी अवसर पर सभी पूज्य संत, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी विशिष्ट अतिथिगण आए थे और ये जन सेवा बिल्कुल निःशुल्क संतों की और गरीब लोगों के लिए रहेगी। 24 घंटे चिकित्सा मिल सके, इसी के लिए चिकित्सा शुभारंभ। 4 दिवसीय गढ़वाल दौरे के दौरान श्रीनगर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कमलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके बाद GMVN गेस्ट हाउस पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आगामी 26 जनवरी को भराड़ीसैंण में गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों और मेधावी बच्चों को सम्मानित करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल ने यह भी बताया कि इस बार अपने वाहन से गैरसैंण का सफर तय करेंगे। इस बीच रास्ते में रुक रुक कर जनता से संवाद भी करने वाले हैं। आज से मैं 4 दिन के अपने गढ़वाल प्रवास पे जा रहा हूँ और बीच में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से मिलना और जो भी मेरे बीच में समस्या आ रही है उसको भी मैं अपनी तरफ से देखूँगा।
और इसके साथ साथ जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो हमारा गैर शहर में जो होने वाला बजट सत्र है। और बजट सत्र किसी भी सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र माना जाता है। और आपको जानकारी होगी, इससे पहले भी पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार बजट सत्र मेरी कार्यकाल में भराड़ीसैंण में हुआ था। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार का बजट सत्र भी वहां पे होगा। तो मैं उसकी तैयारी के लिए जा रहा हूँ, निरीक्षण करने के लिए। और साथ में चूंकि गणतंत्र दिवस भी है 26 तारीख को, जिसे हम बोलते हैं हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उसके लिए भी जो हमारा मुख्य कार्यक्रम वहां पे होना है उसमें भी मैं शिरकत करूंगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देहरादून में बाल विधानसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान हरिद्वार के सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया है। कार्यक्रम में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। जहां सीएम सृष्टि गोस्वामी ने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विकास कार्यों की जानकारी भी दी। दरअसल सृष्टि गोस्वामी रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है। सर, सबसे पहले तो मैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। वह जो हमारे उषा नेगी जी हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उनका हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने बालिका दिवस के मौके पर मुझे अवसर दिया एक दिन के सीएम बनकर समीक्षा बैठक लेने का। और हमारी जो बाल विधानसभा है वो ऑर्गेनाइज़ की गई है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा, और जो प्लान इंडिया है और श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम है उनके द्वारा। और सर, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे फेस से पता चल रहा है कि मेरे को कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और सर 12 विभाग आने वाले हैं बैठक देने के लिए। 5-5 मिनट की सभी की प्रेजेंटेशन होने वाली है। तो उसके बाद हम देखते हैं क्या रहता है, फिर मीटिंग के बाद पता चलेगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज राजधानी देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर मेयर सुनील उनियाल गामा मौजूद रहे। यह कार्यक्रम बीजेपी विधायक खजान दास की अध्यक्षता में हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन भी बांटे गए। तो मेधावी छात्राओं को यहां पर स्मार्टफोन बांटा गया। और इसके साथ ही राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगारंग कार्यक्रमों का भी यहां पर आयोजन हुआ है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस तरह के जो कार्यक्रम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा पहले भी किया गया। हम लोगों ने पहला जो हमारा कार्यक्रम रहा उसमें हमने जो शिक्षा नहीं शिक्षा वाला एक विषय था, उस पर हमने एक बच्ची को मुख्य अतिथि बनाया था। उस कार्यक्रम में वो बच्ची थी जो सड़क पर भीख मांगती थी, और आज वो 11वीं कक्षा की एक बहुत होनहार बच्ची है। तो इसके बाद में अब इस वर्ष हम लोगों ने सोचा कि कुछ हटकर ही एक और कार्यक्रम होना चाहिए, जिसके माध्यम से पूरे देश में एक संदेश जाए। महिलाओं का सशक्तिकरण, बालिकाओं का सशक्तिकरण केवल मात्र कह देने से नहीं होता है, उसको अमली जामा पहनाने की आवश्यकता होती है। और एक संदेश इस तरह से जाए कि महिलाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। आज जो बालिका दिवस है उसके अवसर पे अपनी सरकार की ओर से, अपने मुख्यमंत्री जी की ओर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और ये भी मैं आश्वस्त हूं कि जो हमारी नई पीढ़ी है उत्तराखंड, आपने देखा होगा कि उनका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था, उनका बोलने का तजुर्बा भी बहुत अच्छा था, प्रश्न पूछने का भी बहुत अच्छा उनका वो था। और जो आज की एक दिन की मुख्यमंत्री बनाई गई है, उसने जो 13 विभागों की समीक्षा की है, और बाद में उन्होंने एक निर्देश भी दिया है कि वह उत्तराखंड राज्य में जितने भी पुल खराब हो रखे हैं या पुराने हो गए उनकी भी मरम्मत की जाए या उनके नए बनाए जाए। तो एक अच्छी पहल हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। पूरा देश जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करता है। विशेषकर सरकार और हमारा विभाग ये एक संदेश जो है बालिकाओं को, किशोरियों को देना चाहता है कि बालिकाएं किसी से कम नहीं हैं। और बालिकाओं के संदर्भ में अब तक में सरकार की तरफ से क्या क्या कार्य किए गए हैं और साथ साथ में उनके क्या क्या विषय जो चिंतनीय हैं
वो उस दिशा में हम लोगों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उनके लिए अवेयरनेस इत्यादि सब चीज़ों को समावेश करते हुए जो है आज का कार्यक्रम हम लोगों ने आहूत किया है, जिसमें हम हमारी जो बालिकाएं हैं जो ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर और स्टेट स्तर पर जो मेधावी बालिकाएं हैं जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, उनको हम लोग मोबाइल देने जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ये 160 बालिकाएं पूरे प्रदेश भर से चयनित हुई हैं। रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा के बीच आजकल कटिंग का काम चल रहा है। कार्यदायी कंपनी के जरिए सड़क चौड़ीकरण के कार्य के कारण घंटों केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद रखना पड़ता है, जिसके चलते लोगों को घंटों जाम में फंसना भी पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत मरीजों को हो रही है। लोगों का कहना है कि कार्यदायी संस्था को 20 से 30 मिनट से ज्यादा सड़क बंद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सड़क बंद किए कई घंटे बीत जाते हैं, जिससे लोगों की समस्या और बढ़ जाती है। तो सड़क चौड़ीकरण का काम लगातार चल रहा है, जिसके चलते जाम की समस्या और बढ़ती जा रही है। काम के चलते घंटों केदारनाथ हाईवे बंद रहता है। सड़क जाम होने से लोग काफी परेशान होते हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कांग्रेस भी किसानों के साथ सरकार पर हमलावर है। इसी को लेकर रुड़की के मंगलौर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों के नारसन नेशनल हाईवे 58 पर पदयात्रा निकाली, जहां बढ़ती महंगाई, किसानों के गन्ना भुगतान के बकाये राशि, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों किसान तिरंगा के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर पदयात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का गंभीर आरोप भी लगाया है और कहा है कि जब तक कृषि का काला कानून वापस नहीं होता, तब तक कांग्रेस किसानों के साथ लगातार आंदोलन करती रहेगी। तो कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस किसान एक साथ आ चुके हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में पदयात्रा भी निकाली। कृषि कानून को महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया है। सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में अगर किसानों को इस प्रकार परेशान किया जाएगा तो उसका मतलब ये है कि हर वर्ग परेशान होगा। आज हम देख रहे हैं किसान 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार, ये बहुत ही भ्रष्ट सरकार उन किसानों की तरफ ध्यान न देकर अपने उद्योगपति साथियों की तरफ ध्यान दे रही है। आप देख रहे होंगे रेल बंद कर दी गई, कोरोना काल में रेल बंद कर दी गई, लेकिन अब वीडियो आ रही है उन्हें बेचकर उन पर अडानी अंबानी रेल लिखा जा रहा है। जहां हम गर्व करते थे भारतीय रेल पर, उस पर भारतीय रेल लिखा होता था, आज हम देख रहे हैं अडानी अंबानी रेल लिखा जाता है। अगर इस प्रकार देश को बेच दिया गया तो आने वाली हमें जो नस्लें हैं वो हमें माफ़ नहीं करेंगी। आज हम किसानों के समर्थन में, क्योंकि हम किसान परिवार से हैं, पूरा देश इस मोदी सरकार के खिलाफ वहाँ पर डटा हुआ है, लेकिन मोदी सरकार की आंख नहीं खुल रही है। क्या बात है कि दिल्ली में जहाँ 10-5 किलोमीटर का ही फासला है वहाँ पर मोदी जी नहीं जा पा रहे हैं, उधर पंजाब में वहाँ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली। अरे भाई दाढ़ी तो कोई भी बढ़ा लेगा, अंबानी का। कांग्रेस के चंपावत जिलाध्यक्ष उत्तम देव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, जिससे कांग्रेसी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। 55 साल के उत्तम देव खेती खान क्षेत्र के ग्राम मल्ली लड़ी के रहने वाले थे। उनका परिवार काफी समय से चंपावत के ग्राम बिसौन बाजरी कोट में रह रहा था। बताया जा रहा है कि शनिवार को वो किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए अपने गांव मल्ली लड़ी गए हुए थे। शादी समारोह से लौटते समय उन्हें रास्ते में हार्ट अटैक आया, जहां से उन्हें आनंद फानन में लोहा घाट CHC भर्ती किया गया, लेकिन उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। आज तकरीबन सुबह 11:30 बजे ताड़केश्वर घाट में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी शवयात्रा में कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां सभी ने उत्तम देव को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। रुड़की के आदर्श नगर में नवविवाहिता को घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। इसके बाद महिला घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई है। विवाहिता ने आरोप लगाया है कि वो 1 हफ्ता पहले अपने घर मेरठ गई थी, जिसके बाद वो कल वापस अपनी ससुराल लौटी तो उसके ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया। घर में ताला लगाकर सभी लोग फरार हो गए, जिसके बाद महिला घर के बाहर धरने पर बैठी हुई है और पुलिस से घर में जाने की मांग की है। इस पूरे मामले में सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी राजेश शाह का कहना है कि सूचना मिली थी कि एक विवाहिता अपने घर के बाहर बैठी हुई है। हालांकि उसके घर में ताला लगा हुआ है और पारिवारिक मामला होने के कारण दोनों पक्षों को बुलाया गया। साथ ही समझाने का प्रयास लगातार जारी है। मेरठ से मेरी शादी हुई है, 6 महीने मेरी शादी को हो गए हैं और पूरा मसला ये है कि यूँ कहते हैं घर वाले कि तुझे रखना ही नहीं है। बहुत बार पूछ लिया कि वजह बताओ, क्या वजह है। बस मेरे पति यूँ कहते हैं कि तुम ऐसे ही रहना है तो तुम रह लो मेरे साथ, लेकिन मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है और तुम दूसरी शादी कर लेना।
ठीक है, ये भी बोलते हैं, मम्मी भी बोलती हैं मेरी कि तू अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही है यहाँ पे, तू अपनी दूसरी शादी कर ले, ये तो पता नहीं करेगा नहीं करेगा। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 29 जून को हुई थी मेरी। 6 महीने से मैं घर के अंदर हूँ, ना मुझे किसी से बात करने देते। मेरे घर वालों से यूँ कह रखा है बस पापा से मतलब है और अपने भाई से मतलब रख, बस। जी, मेरी शादी लॉकडाउन में हुई थी। जी, मम्मी टॉर्चर करती हैं मुझे रसोई में। क्या कहती हैं? कि क्या अपने लॉकडाउन में शादी कर ली तुम लोगों ने, कोई फ़ायदा हो रहा है शादी का, क्या लाई है तू अपने घर से। सिविल लाइन अंतर्गत आदर्श नगर में एक गोल्डन सोसाइटी अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ का एक पारिवारिक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें अभी 6 महीने पहले एक परिवार के बेटे की शादी हुई थी और शादी उनकी बाहर से हुई थी। कुछ विवादों के बाद वो अपने मायके चली गई उनकी बहू, और कल जब बहू घर पाई तो घर पे ताला लगा था। उसका ये कहना है कि मुझे घर के अंदर प्रवेश करा दिया जाए, जबकि उसके ससुराल पक्ष का ये कहना है कि लड़की अगर कोई बिना परिजनों के अपना आई है यहाँ और अगर कोई गलत स्टेप उठाएगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। दोनों के बीच में कोशिश की जा रही है कि बीच का रास्ता निकाला जाए। कल भी महिला वहीं रात भर वहीं रही और पड़ोसियों के द्वारा उसको बिस्तर और उसकी सुविधाएं दी गई थी। घर वाले भी उसके घर जाने को तैयार नहीं हैं। दोनों पक्षों को प्रयास किया जा रहा है कि बैठा करके एक सहमति का। देहरादून के कैंट विधानसभा में कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे धन्यवाद जवान अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस ने सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। साथ ही सूर्यकांत धस्माना मौजूद रहे। सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में धन्यवाद जवान कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान करना है। जनवरी 2021 को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया था, धन्यवाद जवान का। तो जवान जो हमारे देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहता है, उनके परिजनों को हम रिकग्नाइज करें, उनके कामों को, जो देश के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं उनको। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक टोल फ्री नंबर लॉन्च किया था और उसके बाद हमने पूरे प्रदेश की हर एक विधानसभा में सैन्य परिवार, जो पूर्व सैनिक हैं, जो इस समय वर्तमान में सैन्य बलों में काम कर रहे हैं और जो शहीद हुए हैं, उनको सम्मानित करने का और उनको पास जा कर के उनकी कुशल सेम लेने का कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है। आज कैंट विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है। करीब 300 परिवारों को, जिसमें शहीदों के परिवार भी हैं, सर्विंग जो अधिकारी हैं, सैनिक हैं और जो पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवारों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में चलेगा। प्रीतम सिंह जी से हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कार्यक्रम में स्वयं वहाँ पर। हरिद्वार के भूपतवाला स्थित आत्म योग निकेतन धाम आश्रम में संत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्तों को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर आचार्य महेशानंद सरस्वती ने कहा कि ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद एक दिव्य महापुरुष थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। राष्ट्र कल्याण में उनका अहम योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी प्रेरणा से निर्मित योग निकेतन धाम कुंभ मेले में आने वाले संतों और श्रद्धालुओं की सेवा आश्रय प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगा। सभी को ये अनुरोध करते हैं कि कोविड को मद्देनज़र रखते हुए और इस कुंभ मेले को अपनी शरीर की अच्छी प्रकार से सुरक्षा करते हुए जनता आए, इसमें भाग ले और सरकार भी अपनी तरफ से बड़ा प्रयत्नरत है और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सहयोग करे और हम भी, ये संस्था भी समाज के कल्याण हेतु सदैव रत रहेगी, सेवा में रत रहेगी। वहीं लाल कुआं बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग अब और भी तेज हो चुकी है। इसको लेकर आज आदर्श जन विकास समिति के तत्वाधान में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को ज्ञापन भेजा है। यहां आदर्श जन विकास समिति के अध्यक्ष हरीश लाल के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने गौला पार पहुंचकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य को केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के नाम ज्ञापन सौंपा।
इस मौके पर समिति के सदस्य पूरन चंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि बिंदु खत्तावासी पिछले 70 साल से निवास करते आ रहे हैं। वहीं लंबे समय से बिंदु खत्ता के लोग राजस्व गांव की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। इसके चलते ग्रामीण स्वयं को ठगा सा महसूस करते हैं। तो बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग अब और भी तेज हो चुकी है और इसके लिए रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहां पर ज्ञापन भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को पत्र लिखा गया है और मांग की गई है कि जल्द से जल्द बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाया जाए। पिछले 70-75 वर्षों से बिंदु खत्ता बसा हुआ है, लेकिन अभी तक राजस्व गांव नहीं हो पाया। वास्तविकता में कई सारे राजनीतिक पार्टियां और संगठनों ने वहां पर काम करने का प्रयास किया, लेकिन पूर्ण रूप से सुनवाई नहीं हुई। तो तभी आम जनता के लोग हमारे पास तक पहुंचे हैं। माननीय रामदास आठवले जी के लिए उन्होंने पत्र बनाया है और माध्यम हमें बनाया है। हमें विश्वास है कि अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे एक शिष्टमंडल, और वहाँ से एक पत्र बनवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ला करके सर्वे का कार्यक्रम जल्द से जल्द शुरू करवाने का कार्य करेंगे। पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं लोग? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही अधिकतर, अभी आपको मालूम होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इसके फाउंडेशन हैं। उनके द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में लगातार इस तरीके के जो काम हैं, जो रुके हुए काम हैं, उन कामों को पूरा करने का संकल्प लिया गया है। कोई सताए हमें बताए प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है, उसी के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आदर्श जन विकास समिति से हैं हम। रिपब्लिकन पार्टी और आदि विकास दोनों मिलकर सर्वे, पूरे बिंदु खत्ता का सर्वे किया हुआ है। जो बिंदु खत्ता कई 70 से 75 सालों से अभी तक वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। अगर सरकारी सुविधाएं सारी हैं, परंतु हम बोर्ड के अधिकारी हैं, वहाँ पे राजस्व गाँव की मालिकाना हक नहीं है। इसलिए हम बिंदु खत्ता को राजस्व गाँव बनाने की ज्ञापन देने आए हैं। श्री यशपाल यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आठवले जी। बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जैसे अभी कुछ स्कीमें आई हैं। चमोली में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और जिला आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में पंचायत सभागार में जूनियर रेड क्रॉस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के लिए भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तो पंचायत सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कोरोना वॉरियर्स को भी इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। निबंध प्रतियोगिता के विजेता भी सम्मानित हुए हैं। स्टेट से हमारे महासचिव अटोलिया जी और उनकी पूरी टीम भी यहाँ पे उपस्थित थी और उन्होंने सभी विभागों को सम्मानित किया जो भी इसमें इन्वॉल्व थे। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे सभी लोगों ने टॉप से लेकर बॉटम से हर विभाग ने बहुत ही अच्छा काम किया था, तो उनका सम्मान से एक मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो आज ईओ नगर पालिका, एसपी साहब, सीडीओ साहब और जितने भी हमारे मेडिकल स्टाफ, इन सबका सम्मान हुआ यहाँ पे। और सभी वॉलंटियर्स को भी यहाँ पे पुरस्कृत किया गया जो उस समय जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया या जो उन्होंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया। तो ये बहुत अच्छा उनके लिए मैसेज जाएगा और उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर रहेगा। लालकुआं के हाथी खाना क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आ चुकी है। यहां जर्जर विद्युत पोल की शिकायत करने के बावजूद विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। आज सुबह एक घर पर यह पोल गिर गया। गनीमत यह रही कि घर पर कोई नहीं था, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरम्मत न होने से घर पर एक जर्जर पोल जा गिरा और आसपास लोग न होने की वजह से वहां पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये पोल बहुत ही जर्जर था और ये जहां से जमीन में जुड़ा हुआ था वहीं से उखड़ गया और एक घर में जाकर गिर गया। हालांकि आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिसके चलते किसी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।